देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि अपने YouTube चैनल एग्जाम हर पर, जहां पर कि हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश फाउंडेशन क्लासेस। इस सीरीज की ये हमारी आज की अपनी दूसरी क्लास है और हमने अपनी पिछली क्लास में मंडलों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से मंडल हैं और उसमें कितने मंडलों में कितने जिले हैं और किस मंडल में कौन कौन से जिले हैं। तो उसी क्रम में आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हम दो मंडलों को देखेंगे। जैसे कल मैंने आपको लखनऊ मंडल के बारे में पढ़ाया था और लखनऊ मंडल में जो भी जिले थे उनके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे अपने दूसरे मंडल, जिसमें से कि आपका एक मंडल होगा मेरठ मंडल और दूसरा मंडल होगा आपका कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में भी 6 जिले हैं और आपका मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं। तो सबसे पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई आपको वीडियो में या कहीं भी त्रुटि दिखती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपनी कमेंट और अपनी राय दे सकते हैं। तो शुरू करेंगे अपनी पहली आज अपनी क्लास को। और जो आज की क्लास शुरू है, इसको शुरू करने से पहले हम एक बार क्या करेंगे कि जो हमने अपनी कल की क्लास आपको बताया पढ़ाई थी, कल आपने जो भी पढ़ा था उसका एक रिवीजन देखेंगे। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको और आपने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद में हम अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज दे रखा है आप लोगों के लिए। कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था उत्तर प्रदेश में मंडल, उत्तर प्रदेश में मंडल क्या, उत्तर प्रदेश में बताया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मंडल, मंडलों की संख्या 18 मंडल। कितने बताए थे आपको? 18 मंडल। तीन बड़े मंडल कौन कौन से थे, जो कि सबसे बड़े मंडल थे, कौन कौन से थे आपके? उसके बारे में हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, क म और ल। कौन कौन से थे हमारे? क से कानपुर मंडल, कानपुर मंडल। म से आपका मेरठ मंडल और ला से आपका लखनऊ मंडल। कौन सा? लखनऊ मंडल, लखनऊ। आपने मंडल के बारे में पढ़ा था, आपने देखा था कि लखनऊ मंडल में 6 जिले थे और उन 6 जिलों के बारे में हमने आपको बताया था। तो लखनऊ मंडल में कौन कौन से 6 जिले थे? लखनऊ मंडल में आपके कौन कौन से जिले थे? पहला था आपका लखीमपुर, क्या था? लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और खुद लखनऊ, क्या? लखनऊ। कल क्या किया था? कल हमने इन 6 जिलों के बारे में पढ़ा था। इसी तरह हम आज अपना मेरठ मंडल और जो हमारा कानपुर मंडल है, इनसे संबंधित सभी जिलों को पढ़ेंगे और सभी जिलों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखेंगे। तो पढ़ेंगे आगे। आज का हमारा जो पहला मंडल हो पढ़ेंगे, वो हमारा कौन सा मंडल होने वाला है? कानपुर मंडल। कौन सा? कानपुर मंडल। कौन सा मंडल पढ़ेंगे आज? कानपुर मंडल। तो अब सबसे पहले देखिए कि जो कानपुर मंडल है उसमें कौन कौन से 6 जिले हैं। तो पहला है आपका कानपुर नगर, क्या? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। कौन कौन से, एक बार फिर से सभी साथ में बोलेंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। तो ये 6 जिले जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा जिला देखें? सबसे पहले हम देखेंगे आपका कानपुर नगर जिला। कौन सा? कानपुर नगर जिला। कानपुर नगर जिला जिले को देखेंगे
तो कानपुर नगर जो जिला है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल कौन से प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल कौन कौन से। यहाँ पे है एक जाजमऊ, क्या है जाजमऊ, जाजमऊ, और दूसरा क्या है बिठूर। बिठूर आपका कहाँ है, कानपुर नगर में। कहाँ पे है, कानपुर नगर में। और जो जाजमऊ है वो भी आपका कहाँ है, कानपुर नगर में है। अच्छा, कानपुर के प्रमुख उद्योग कौन कौन से, क्या प्रमुख उद्योग, उद्योग आपका हो जाएगा चमड़ा, कालीन, सूती एवं होजरी वस्त्र और रक्षा। क्या रक्षा, यानी कि जो हमारे डिफेंस को लेकर के जो हमारे उपकरण बनाए जाते हैं, इनकी भी इंडस्ट्री जो है कानपुर में लगी हुई है। तो उद्योग क्या है, चमड़ा, कालीन, सूती एवं होजरी वस्त्र और रक्षा सामग्री और मशीनरी और आभूषण। तो कितनी चीजें जो है इनका उद्योग है कानपुर में। जो कानपुर का ओडीओपी है, मतलब एक जिला एक उत्पाद है, वो क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन। क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन जो है वो कानपुर नगर का ओडीओपी है। क्या है, एक जिला एक उत्पाद। कानपुर का पुराना नाम, तो कानपुर का पुराना नाम क्या है, कानपुर। क्या है, कानपुर। क्या है, कानपुर। क्या है, कानपुर। कानपुर का पुराना नाम क्या है, कानपुर है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने किया था, नाना साहब ने। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो कानपुर से है, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो आपको बताना हो, क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा नाना साहब। अब इन्हीं को क्या कहते थे, इन्हीं का एक और नाम है धोंधू पंथ। क्या, धोंधू पंथ, धोंधू पंथ, इनको ही क्या कहते हैं, धोंधू पंथ। या तो आपको नाना साहब लिख के आएगा या फिर आपको लिख के आएगा धोंधू पंथ। धोंधू पंथ, ये धा नहीं होगा, दा, धोंधू पंथ क्या हो जाएगा आपका, धोंधू पंथ। आपका हो जाएगा धोंधू पंथ। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, इस संघर्ष में कानपुर की नृत्यांगना अजीजन का जन्म लखनऊ में होता। अच्छा, इस जो कानपुर में जो संघर्ष चल रहा था उसमें एक नृत्यांगना थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट इन द सेंस मतलब उसका नेतृत्व किया था, या उस नेतृत्व में उन्होंने भाग लिया था, उस आंदोलन में भाग लिया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी कानपुर से, इन्होंने भाग लिया था। तो इनका आपसे पूछ लेता है कि इनका जन्म किस शहर में हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। जब इन्होंने भाग कहाँ लिए, भाग कहाँ से लिया था, जो 1857 की क्रांति हुई थी इन्होंने भाग लिया था आपका कानपुर से, लेकिन इनका जन्म हुआ था लखनऊ से। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में, तो जो लखनऊ है, तो लखनऊ से जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था वो थी हमारी कौन, बेगम हजरत महल। आपको याद रखना है कि लखनऊ से किसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, कौन थी हमारी, बेगम हजरत महल। कौन थी हमारी, बेगम हजरत महल। अगला है पॉइंट, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको, कानपुर शहर, कानपुर शहर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क जो है आपका कहाँ पर है, यह है आपका कानपुर में। जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है वो कहाँ पर है, आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कानपुर में। अगला पॉइंट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जनपद कानपुर नगर है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या कि जो सन 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, कानपुर नगर। मतलब जो कानपुर नगर की जो महिलाएं हैं इसमें, मतलब जो भी उसकी जनसंख्या में महिलाएं हैं उनमें सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। अच्छा, कानपुर को और क्या कहते हैं, कानपुर को कहते हैं लेदर सिटी। क्या कहते हैं, लेदर सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपकी और जानकारी है, लेदर सिटी। कानपुर को आपका क्या कहते हैं, लेदर सिटी भी कहते हैं। चेन्नई है, चेन्नई के बाद
चेन्नई के बाद, चेन्नई के बाद जहां पर सबसे अधिक चमड़े रहते हैं पहले, चमड़े का कारोबार। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा शहर है जहां पर चमड़े का कारोबार सबसे अधिक है, तो आपका कौन सा क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई। लेकिन चेन्नई के बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी भी शहर में चमड़े का सर्वाधिक कारोबार है तो वो कहाँ पर है, तो वो है आपका कानपुर नगर में। तो कानपुर नगर के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। और ये महिला साक्षरता जनपद, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हमने कानपुर नगर के बारे में इतनी चीजें जानी। अब अगला जिला देखेंगे हमारा। हमारा अगला जिला है कानपुर देहात। क्या, कानपुर देहात। अगला जिला हमारा कौन सा है, अगला जिला है हमारा कानपुर देहात। क्या है, कानपुर देहात। जैसे हमने देखा पहला कानपुर नगर, अब देखेंगे हम कानपुर देहात। तो जो कानपुर देहात है, तो कानपुर देहात का जिला मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती। क्या है, अकबरपुर माती। कानपुर देहात का जिला मुख्यालय अकबरपुर माती। अब देखिए, जैसे हमने आपको 6 जिले कल पढ़ाए, एक जिला आज पढ़ा दिया कानपुर नगर, लेकिन हमने इसमें आपको किसी में भी जिला मुख्यालय नहीं बताया कि किस जिले का जिला मुख्यालय क्या है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 75 जिले हुए, तो इसका मतलब 75 ही जिला मुख्यालय भी होंगे, क्योंकि हर एक जिले का एक जिला मुख्यालय होता है। लेकिन है क्या, जैसे हमने आपको बताया था हरदोई जिला पढ़ाया, क्या कौन सा जिला पढ़ा, पढ़ाया हरदोई। तो इसका जो जिला मुख्यालय है वो भी कहाँ है, हरदोई में ही है। कहाँ पे है, हरदोई में ही है। ऐसे ही हमने आपको पढ़ाया था सीतापुर। क्या पढ़ाया था, सीतापुर। तो जो सीतापुर जिला है, इसका भी जिला मुख्यालय कहाँ है, सीतापुर में है। सीतापुर में है। इसलिए हमने आपको ये नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको कानपुर देहात को पढ़ रहे हैं, कानपुर देहात पढ़ रहे हैं, इसका जो जिला मुख्यालय है वो कानपुर देहात में ही न होकर के इसका जिला मुख्यालय आपका अकबरपुर माती। क्या, अकबरपुर माती। अकबरपुर माती, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर माती। इस तरह से हमारे टोटल 75 जिलों में कुल 13 जिले ऐसे हैं, 13 जिले ऐसे हैं जिनका की जिला मुख्यालय दूसरी जगह पे है। यानी कि जो जिले का नाम है उससे हट के है, उस शहर से हट के है। तो वो जिले हम पहले तो आपका जैसे कानपुर देहात आया तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे लिख के दे दिया। जब हम आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तो जो उत्तर प्रदेश के बारे में जब पढ़ेंगे हम चैप्टर में, तो हम आपको पूरे वो 13 की लिस्ट दे देंगे कि किस किस जिले का जिला मुख्यालय सेम नाम नहीं है, वो अलग। जैसे आपका फर्रुखाबाद का क्या है, फतेहगढ़ है आपका, ठीक है। आपका गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है। कानपुर देहात का आपका अकबरपुर माती है। तो इस तरह से आपके 13 जिले ऐसे हैं जिनका की जिला मुख्यालय सेम नहीं है। तो जिसमें नहीं है वो हम आपको साथ में पढ़ाते चलेंगे और फिर एक बार आपको एक साथ में पढ़ा देंगे। तो जो कानपुर देहात है, इसका जिला मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती। और ये इसीलिए जिला मुख्यालय महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे दूसरी जगह पे है। अगर सेम नाम होता तो आपसे पूछने की जरूरत, अब पूछेगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हरदोई जिले का जिला मुख्यालय बताइए, आपसे उसी का पूछेगा जहाँ पे अलग होगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो जो कानपुर देहात है, इसका हस्तशिल्प क्या है, तो हस्तशिल्प इसका है कंबल, हाथ के पंखे, टोकरी या फिर दरी। हस्तशिल्प यानी कि कंबल और हाथ के पंखे। जैसे बचपन में आप पुराने जमाने थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे या गांव में आज भी जो लोअर क्लास फैमिलीज है, उनमें आप देखेंगे कि पता चला शादी में कहीं से कार्ड आया तो कार्ड को पूरा खोल लिया, और फिर उसमें एक वो डंडी लाते थे जो बांस होता था, उसकी डंडी में फंसा करके और उसको इधर उधर से सिल के और फिर उसको सिल लेते थे। फिर आस पास में क्या करते थे,
कि वो पुराने कपड़े से उसमें झालर बना देते थे और नीचे वो एक डाल के चौगाली से फिर उसको ऐसे डालते थे, तो उसे क्या कहते हैं, वो हाथ का पंखा होता है। फिर धीरे धीरे जो नारियल होता था, नारियल के जो पेड़ में उसकी पत्तियां होती थी, पत्ती क्या मतलब एक बहुत बड़ा सा होता था, उससे बनने लगे पंखे। तो जो हाथ के पंखे हैं, ये कहाँ का हस्तशिल्प है, कानपुर देहात का। उम्मीद है आप सबने हाथ के पंखे जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। टोकरी, अब ये प्लास्टिक की टोकरी आने लगी। पहले क्या था, टोकरी भी जो है हाथ से बुनी जाती थी। टोकरी बड़ी बड़ी टोकरी होती थी, वो टोकरियां भी कहाँ से बुनी जाती थी, हाथ से बुनी जाती थी। उसी तरह से दरी भी हाथ से बिनने वाली दरिया होती थी। अब क्या है, अब मशीन में लगाया धागा और दरी बन के तैयार हो गई। इसलिए ये हस्तशिल्प है कानपुर देहात में। आज भी हाथों से कंबल बनाए जाते हैं, हाथों से पंखे, हाथ की टोकरी और दरी। तो इसलिए ये क्या है, हस्तशिल्प है। अब कानपुर देहात के प्रमुख उद्योग क्या है, क्या है, चमड़ा, मशीनरी, साबुन, पेंट और वनस्पति घी। और क्या, वनस्पति घी, ये क्या है, ये आपके कानपुर देहात के प्रमुख उद्योग हैं। कानपुर देहात का ओपीओडी, ओडीओपी क्या है, एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो वो है आपका केला फाइबर उत्पाद। क्या है, केला फाइबर उत्पाद, ये आपका ओडीओपी है कानपुर देहात का। अब देखिए इसके बारे में देखेंगे, अगला पॉइंट है 1981 में कानपुर का पुनः विभाजन हुआ। अब कानपुर का पुनः विभाजन हुआ तो दो में टूट गया। क्या, कानपुर नगर, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कहाँ, देहात। ठीक है, तो ये आपका दो में टूट गया, कानपुर नगर और कानपुर देहात। अगला अगला पॉइंट है आपका, जो देश के 14वें राष्ट्रपति है कौन, रामनाथ कोविंद। क्या है, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद का जन्म जो है आपके कानपुर देहात जिले में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कानपुर देहात जिले में ही। हमारे जो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनका जन्म कानपुर देहात जिले में ही हुआ था। अब एक चीज देखेंगे, क्या, एक सेकंड रुकिएगा। तो कानपुर देहात में किसका जन्म हुआ था, हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कानपुर देहात जिले में ही हुआ था। तो कानपुर देहात के बारे में आप सभी को इतनी बातें याद रखनी है। अगला जिला देखेंगे हम, इटावा। क्या है, इटावा अगला जिला है हमारा, इटावा। इटावा में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ पे है सफारी पार्क। कौन सा पार्क, सफारी पार्क। कौन सा पार्क, सफारी पार्क इटावा में है। काली वाहन मंदिर है आपका, वाहन नहीं है ये, काली वाहन मंदिर, ये कहाँ है, ये भी आपका इटावा में है। और राजा सुमेर सिंह फोर्ट। क्या, राजा सुमेर सिंह फोर्ट। क्या, सुमेर सिंह फोर्ट, राजा सुमेर सिंह फोर्ट कहाँ पर है, ये भी हमारा इटावा में है। तो हस्तशिल्प क्या है इसका, हस्तशिल्प है इसका हथकरघा और दरी। ओडीओपी, ओडीओपी इटावा की क्या है, सिलाई एवं परिधान कढ़ाई, यानी कि सिलाई एवं परिधान कढ़ाई। अब देखिए, सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय जो है, ये कहाँ के निवासी थे, ये भी इटावा जनपद के निवासी थे। कौन, सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय भी कहाँ के निवासी थे, ये भी इटावा जनपद से बिलोंग करते थे। इटावा के बारे में कुछ जानकारी आपने देखी। अगले जिले पे बढ़ेंगे, अगला जिला है हमारा फर्रुखाबाद। कौन सा, फर्रुखाबाद। अभी हमने जैसा आपको बताया कि फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, फतेहगढ़। कहाँ है, फतेहगढ़। क्या है आपका, फतेहगढ़। कहाँ पर है, फतेहगढ़। ये देखिए, जिला मुख्यालय फर्रुखाबाद का कहाँ है, फतेहगढ़। अब आपने दो देख लिए, पहला देखा कानपुर देहात, जिसका जिला मुख्यालय कहाँ था, अकबरपुर माती था। और दूसरा आपने देखा फर्रुखाबाद, जिसका कि जिला मुख्यालय फर्रुखाबाद न होकर के फतेहगढ़ में है। फर्रुखाबाद में प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है, शंकिशा,
और कामपिल्य। क्या? शंकिसा और कामपिल्य। पहला है आपका शंकिसा और आपका दूसरा क्या है? कामपिल्य। जो कामपिल्य है, जो आपका कामपिल्य है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित इसका। और जो आपका संकिसा है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंध है इसका। यहाँ पर एक मेला लगता है, रमनगरिया का मेला। कौन सा? रमनगरिया का मेला। यहाँ पे लगता है रमनगरिया। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है हमारी। ये रमनगरिया मेला है, ये गंगा नदी के तट पर लगता है। कहाँ? गंगा नदी के तट। गंगा नदी के तट पर लगता है। और माघ मेले में लगता है। कब लगता है? माघ मेले में। सॉरी, माघ महीने में। माघ महीने में लगता है। अगला देखेंगे, जो फर्रुखाबाद का जो हस्तशिल्प है वो क्या है? आपका है जरदोजी के लहंगे। और ये आपके ऐसे वैसे नहीं, ये विश्व प्रसिद्ध है। क्या है ये? विश्व प्रसिद्ध। विश्व प्रसिद्ध से मतलब ये है कि भारत में ही नहीं, जो दूसरे देशों में भी इनकी डिमांड है। अगला है पॉइंट, जो फर्रुखाबाद है, यह स्थान 16 महाजनपदों में पांचाल के अंतर्गत आता है। जो फर्रुखाबाद है, ये जो 16 महाजनपद हमारे थे, उनमें जो पांचाल राज्य था उसके अंतर्गत आता था। क्या? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जो आपका पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ओडीओपी क्या? ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब पूछ लेगा आपसे कि फर्रुखाबाद जो है किस जो 16 महाजनपद थे उनमें से किस महाजनपद में आता था? तो आपको पता होना चाहिए कि पांचाल महाजनपद में आता था। ओडीओपी क्या है हमारे फर्रुखाबाद की? ओडीओपी हमारी वस्त्रों की छपाई। क्या? वस्त्रों की छपाई। अच्छा, यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से मिला है हमें कांस्य युगीन हथियार और उपकरण प्राप्त। जो हमारा कांस्य युग था, उस उस समय के हथियार और उपकरण प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि जो कांस्य युगीन जो हथियार हैं, जो कांस्य युग था उस समय के यहाँ पर हथियार मिले हैं और उपकरण भी मिले हैं। अगला है, जो फर्रुखाबाद है आपका, तो फर्रुखाबाद अलबरून फर्रुखाबाद की चर्चा, फर्रुखाबाद की चर्चा अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया। जो फर्रुखाबाद है, तो फर्रुखाबाद की चर्चा जो अलबरूनी था, अलबरूनी ने एक किताब पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जो उसने की भारत देश पे लिखी हुई थी। तो उस पुस्तक में भी उसने फर्रुखाबाद मतलब शहर कह लीजिए या फर्रुखाबाद जिला कह लीजिए, तब तो शायद जिला नहीं होगा क्योंकि जिले जो अभी बने, जब हमारा उत्तर प्रदेश का गठन हुआ या उससे पहले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उस समय पे सीधी सी बात है, ये जिला तो नहीं होगा। तो लेकिन जो ये पांचाल या जो ये फर्रुखाबाद है, इसकी चर्चा उसने अपनी पुस्तक में की। किसमें? किताबुल हिंद में। किसने की है? अलबरू ने। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन गया कि जो किताबुल हिंद लेखक है, किताबुल हिंद पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो गए? आपके अलबरूनी। कौन हो गए? अलबरूनी। अलबरूनी। फर्रुखाबाद के बारे में इतनी जानकारी। अगला अगला हमारा कौन सा है? हाँ, एक और इसमें पॉइंट है। एक पॉइंट और ये है कि जो प्रसिद्ध कवियत्री है, ये कवियत्री गलत लिखा है। कवियत्री जो है महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। ये बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। आपसे पूछ लेता है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं, उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है फर्रुखाबाद। अगला जिला है हमारा कन्नौज। क्या? कन्नौज। अगला जिला है हमारा कन्नौज जिला।
कन्नौज जिले के बारे में देखें। कन्नौज जिले में प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सबसे पहले देखें कौन से हैं। पुरातत्व संग्रहालय, कौन सा? पुरातत्व संग्रहालय। तो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है हमारा? पुरातत्व संग्रहालय है हमारा कन्नौज में। और क्या है? और है आपका गौरी शंकर मंदिर। क्या? गौरी शंकर मंदिर। बिशनगढ़ किला, क्या? बिशनगढ़ किला, ये कहाँ पर है? ये भी हमारा कन्नौज जिले में है। अच्छा, कन्नौज जिले के जो प्रमुख उद्योग है वो कौन कौन से हैं? इत्र और परफ्यूम। क्या? इत्र और परफ्यूम। कन्नौज को क्या कहा जाता है? कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्र नगरी। इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? एक जिला एक उत्पाद यहाँ का है इत्र। अगर पूछे कन्नौज को, सॉरी, इत्र नगरी किस जिले को कहते हैं, तो आपका कन्नौज जिला हो जाएगा। ओडीओपी क्या है कन्नौज का, तो वो आपका इत्र हो जाएगा। यहाँ पर एक पक्षी विहार है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका नाम क्या है? लाख बहोशी पक्षी, बेहोशी नहीं है यहाँ पर, ये बहोशी है। लाख बहोशी पक्षी विहार। लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ पर है? हमारा कन्नौज जिले में है। अगला पॉइंट है इतिहास से, जो कि है पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? हर्षवर्धन ने, अब देखिए ये एक जो पॉइंट है इससे हम आपको कितने एग्जामिनर जो है कितनी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर कैसे आपको एक ही लाइन में से 10 प्रकार के प्रश्न पूछता है, और बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने उस लाइन को तो पढ़ा है लेकिन उस लाइन से बनने किन किन डायमेंशंस में क्वेश्चन बन सकते हैं वो नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। पहला प्रश्न हो गया कि हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा कन्नौज। दूसरा आपका हो जाएगा जो हर्षवर्धन है वो किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? तो आपका क्या वंश हो जाएगा? पुष्यभूति वंश। तो हर्षवर्धन शासक जो हर्षवर्धन था वो किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से संबंधित था। एक और प्रश्न, एक और प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा, किस वंश के शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? अब यहाँ पे उसने हर्षवर्धन नाम नहीं दिया, अब उसने आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि किस वंश के शासकों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्यभूति वंश के शासक कौन थे? हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए एक ही लाइन है लेकिन हमने आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे और आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए क्या है, समझ के पढ़ना है। अगला है, कन्नौज को प्राचीन काल में महोधी नाम से जाना जाता था। क्या मतलब? कन्नौज का जो पुराना नाम है वो क्या था? महोधी। क्या है? महोधी। कन्नौज को महोधी नाम से जाना। मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था। कन्नौज के शासक कौन थे? जयचंद। इन्हें पराजित किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। कब पराजित किया था? 1194 में। युद्ध कौन सा था? चंदावर का युद्ध। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से भी आपके 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि मोहम्मद गोरी ने 1194 के में चंदावर के युद्ध में किस शासक को हराया था? आप बताएंगे जयचंद को। और वह शासक मतलब कहाँ का था? तो वो कन्नौज का शासक था। किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध में हराया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कब हराया था? अगर सन पूछ ले तो 1194 यानी कि 1194 में हराया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो आपका हो जाएगा चंदावर के युद्ध में हराया था। या जयचंद किसके द्वारा हराए गए थे चंदावर के युद्ध में? आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, कन्नौज को त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। तो कन्नौज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जहां से हमने आपको इतिहास हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको उत्तर प्रदेश की का ऐतिहासिक परिदृश्य। क्या पढ़ाएंगे? उत्तर प्रदेश के जब इतिहास के बारे में आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे देखेंगे अगला जिला। तो अगला जिला है हमारा औरैया। क्या है? औरैया। अगला जिला है हमारा औरैया।
अब यहाँ के देखेंगे प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, देवकली मंदिर। औरैया में कौन क्या है, देवकली मंदिर है। यहाँ के जो प्रमुख उद्योग है वो क्या है, प्रमुख उद्योग है आपका हैंडलूम वस्त्र। क्या, हैंडलूम वस्त्र। एक जिला एक उत्पाद क्या है औरैया का, खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो। फर्नीचर उद्योग के लिए जाना जाता है, जो औरैया जिला है वो आपका फर्नीचर उद्योग के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ है, औरैया। कहाँ पे है, औरैया। यहाँ से आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अगला जिला है हमारा औरैया के बाद में। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर कौन सा मंडल ऊपर समाप्त हो गया, कानपुर नगर जो मंडल है, कानपुर मंडल है वो हमारा समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले मंडल की ओर, कौन सा, मेरठ मंडल। कानपुर नगर आपका समाप्त हो गया, कानपुर मंडल। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले मंडल, मेरठ मंडल। कौन सा मंडल, मेरठ। कौन सा मंडल, मेरठ मंडल। अब देखेंगे कि मेरठ मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। मेरठ मंडल में पहला तो आपका मेरठ है, दूसरा आपका बुलंदशहर है, तीसरा आपका बागपत है, चौथा आपका गौतम बुद्ध नगर है और पांचवा आपका हापुड़ है। इसमें एक दो तीन चार पांच ही छठा जिला कहाँ है आपका, ये हो जाएगा आपका मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। यहाँ पे लिखना भूल है, कौन सा, गाजिया। कौन सा, गाजिया। गाजियाबाद भी जिला जो है वो आपका मेरठ मंडल के अंतर्गत ही आता है। तो अब कौन कौन से हो गए छह, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद। अब हम छह जिले ये और पढ़ेंगे आप आज की क्लास में। तो सबसे पहला जिला हम पढ़ने वाले हैं आपका मेरठ। कौन सा, मेरठ। अब मेरठ में देखेंगे प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। तो मेरठ में जो प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल उसमें आपका है सरधना। क्या है, सरधना। क्या है, सरधना। हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़। कौन सा, परीक्षित। हस्तिनापुर आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि हस्तिनापुर किस जिले में पड़ता है, तो आपको बताना है कि हस्तिनापुर जो है आपका मेरठ जिले में पड़ता है। यहाँ का जो हस्तशिल्प है वो आपका है कारपेट और होजरी। क्या, कारपेट और होजरी। ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद क्या है, मेरठ का खेल का सामान। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका है मेरठ। क्या है, मेरठ। इसीलिए इसका ओडीओपी क्या है, खेल का सामान। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। क्या थी, हस्तिनापुर। जो महाभारत हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, उसमें जो हमारे कौरव थे उनकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। क्या थी, हस्तिनापुर थी। अगला पॉइंट, मेरठ जिले में आलमगीरपुर से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है। देखिए, मेरठ जिले में एक जगह है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीर। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि सैंधव जो सभ्यता थी हमारी उसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसीलिए जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, इसे हम क्या कहते हैं, जो सैंधव सभ्यता है का है, जो सैंधव सभ्यता है उसका पूर्वी विस्तार मानते हैं। यानी कि जो सैंधव सभ्यता थी वो हमारे पूर्व क्षेत्र में कहाँ तक थी, मेरठ के आलमगीरपुर तक थी, क्योंकि वहां तक इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्वी सीमा क्या हो जाएगी, सैंधव सभ्यता की, आलमगीरपुर। ये भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा। 10 मई 1857 ईस्वी में को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। जो 1857 की क्रांति थी ये 10 मई से मेरठ में शुरू हो गई थी। क्या, मेरठ में शुरू हो गई थी।
फिर और अगला पॉइंट है, मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। जो मेरठ में जो अशोक का स्तंभ लेख था, उसको दिल्ली कौन ले गया? किसने, कौन ले गया था? आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक जो है दिल्ली ले जाकर के, मेरठ से दिल्ली ले जाकर के अशोक के स्तंभ लेख को स्थापित किया था। ये था कहां पर? मेरठ में। लेकिन फिरोज तुगलक इस स्तंभ लेख को लेकर के गया दिल्ली और इसे दिल्ली में स्थापित करा दिया था। तो मेरठ के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरठ मंडल में चलेंगे अगले जिले की ओर। अगला जिला है हमारा बुलंदशहर। क्या है? बुलंदशहर। अगला जिला हमारा है बुलंदशहर। क्या है? बुलंदशहर। अब बुलंदशहर में देखेंगे पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कौन से। तो बुलंदशहर में आपका रामघाट है, नरौरा है, अनूपशहर और खुर्जा है। ये दो आपके बहुत महत्वपूर्ण, एक तो नरौरा और दूसरा आपका खुर्जा। क्या? नरौरा और आपका खुर्जा। यहाँ का हस्तशिल्प क्या है? पाटरी। पाटरी उद्योग। क्या है? पाटरी उद्योग। ओडीओपी क्या है बुलंदशहर जिले का? यह है आपका सैरामिक उत्पाद। क्या है? सैरामिक उत्पाद। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र नरौरा में स्थित है। कहां पर है? नरौरा में स्थित। मतलब जो उत्तर प्रदेश का मात्र एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो हमारा कहां पर है? नरौरा में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा गंगा नदी के किनारे। जो नरौरा में नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो हमारा गंगा नदी के किनारे है, जो कि नरौरा, बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। यह शहर दिल्ली राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि एनसीआर का हिस्सा है। जो बुलंदशहर है ये हमारा एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है? 8। कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है? 8। वो कौन कौन से वो आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। अच्छा, 8 तो शामिल है वर्तमान में, लेकिन 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए। क्या? 8 तो हैं और 4 आपके प्रस्तावित ऐसे जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल किए जा रहे हैं। ऊर्जा को चीनी मिट्टी के काम के लिए जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है चीनी मिट्टी के लिए? चीनी मिट्टी कहाँ की जाने, चीनी मिट्टी का जो कार्य है वो कहाँ पे जाने जाता है? आपका खुर्जा का। कहाँ का? खुर्जा का। और खुर्जा कहाँ है? खुर्जा आपका बुलंदशहर में है। तो ये बुलंदशहर जिला हो गया। अगला जिला अब आ गया आपका जिला गाजियाबाद। क्या? जिला गाजियाबाद। मूवी देखी होगी आप, मूवी का नाम क्या था? जिला गाजियाबाद। देखी है तो देख लीजिए। वैसे है नहीं कुछ इसमें देखने लायक, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है? ये है आपकी मूवी जिला गाजियाबाद। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले जो गाजियाबाद जिला है इसके प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। तो यहाँ पर क्या है? गढ़मुक्तेश्वर। सबसे महत्व क्या है? गढ़मुक्तेश्वर, केसर का टीला और दूधेश्वर मंदिर। क्या? दूधेश्वर मंदिर। क्या है आपका? दूधेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है? गाजियाबाद जिले में। ओडीओपी क्या है? एक जिला एक उत्पाद गाजियाबाद का है आपका इंजीनियरिंग का सामान, यानी कि इंजीनियरिंग का सामान। अब उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है ये दिल्ली से लगता है, दिल्ली से सीमा बनाता है, दिल्ली से सीमा बनाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस जिले को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आप बताएंगे गाजियाबाद। कौन सा जिला? गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का अधिकतम घनी आबादी वाला जिला गाजियाबाद है, यानी कि जो सबसे अधिक घनी आबादी जो है वो हमारे किस जिले में है उत्तर प्रदेश के अंदर? वो है गाजियाबाद जिले में सबसे घनी आबादी पाई जाती है। और गाजियाबाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के उत्पादन के लिए। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो देखेंगे कि अपने आसपास जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए आगे, या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी किसी भी कारणवश, तो क्या करते हैं? अपनी रोजी रोटी या रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, फैमिली का खर्च उठाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? कहीं हम जा रहे हैं गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, वहां काम करेंगे जाकर। तो वहाँ काम क्या है? क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनता है, जितनी भी ये उत्पादन की इकाइयां हैं बड़ी बड़ी, वो सब कहाँ है आपकी नोएडा गाजियाबाद में भरी पड़ी है। इसीलिए क्या है कि आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसमें से जितना भी लेबर है वो कहाँ जाकर के बस गया है, आपका नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में जाकर बसा है। आपका उधर सोनीपत हो गया, और इधर आपका मतलब हरियाणा के कुछ जिले हैं जो क्या नाम है, दिल्ली के अपने राजधानी के इर्द गिर्द में बसे हैं। वहां पर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि जहां पर की नौकरियों की नौकरियां हैं, अब नौकरियां हैं तो यहाँ उनको लेबर की जरूरत है, तो लेबर वहां पे जाकर के बसता है और वहां से क्या करता है, अपनी जीविका चलाता है, क्योंकि वहां पर उत्पादन होता है। उत्पादन में क्या है, आपका लेबर की जरूरत पड़ती है। अगला जिला देखेंगे, अगला जिला है हमारा बागपत। क्या अगला जिला है हमारा बागपत। बागपत का एक जिला एक उत्पाद क्या है आपका, होम फर्निशिंग। क्या है, होम फर्निशिंग। अच्छा, यह शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो बागपत है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, और ये भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, यानी कि जो बागपत है ये भी आपका एनसीआर में शामिल है। अभी हमने आपको बताया कि एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, और 4 जिले शामिल होने के लिए क्या है, प्रस्तावित है। क्या है, 4 जिले आपके प्रस्तावित हैं, 8 जिले आपके ऑलरेडी हैं एनसीआर में, और 4 जिले और होने के लिए प्रस्तावित है। अगला है आपका पॉइंट, बागपत जिले के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बड़ा गांव में अवस्थित। जो बागपत जिले में जो जैन तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ, कौन, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मूर्ति कहाँ पर है, बड़ा गांव में अवस्थित है। बागपत के बारे में इतनी चीजें। अब आगे देखेंगे अगला जिला। अगला जिला है हमारा गौतम बुद्ध नगर। क्या, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, अब गौतम बुद्ध नगर देखिए, यहाँ पे फिर से जिला मुख्यालय आ गया, इसका मतलब यह है कि गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसका जिला मुख्यालय क्या है, कहीं और है, और वो कहाँ है आपका, वो है आपका ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर, गौतम, ठीक है। पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल यहाँ गौतम बुद्ध नगर के क्या है, सूरजपुर वेटलैंड। अब आपसे पूछे कि सूरजपुर वेटलैंड कहाँ है, तो सूरजपुर वेटलैंड आपका है गौतम बुद्ध नगर में। अब वेटलैंड क्या है, अब अगर आपसे पूछे वेटलैंड डे कब मनाते हैं, वेटलैंड डे, वेटलैंड डे मनाते हैं आपका 2 फरवरी, 2 फरवरी। रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, वेटलैंड सम्मेलन हुआ था, रामसर साइट्स को लेकर के। तो इसीलिए 2 फरवरी को क्या कर, 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध पार्क है यहाँ पर, नोएडा फिल्म सिटी है। गौतम बुद्ध नोएडा फिल्म सिटी कहाँ पर है आपका, यह है आपकी गौतम बुद्ध नगर में। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका प्रमुख उद्योग। जो गौतम बुद्ध नगर में प्रमुख उद्योग क्या है, पेंट, खिलौने और ऑटोमोबाइल। पेंट, खिलौने और ऑटोमोबाइल। एक जिला एक उत्पाद क्या है गौतम बुद्ध नगर का, रेडीमेड कपड़े। ये भी कहाँ आता है, एनसीआर क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है आपका, एनसीआर क्षेत्र में आता है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। अब देखिए, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपने बताया है गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ फीमेल की बात की जाएगी, किस जिले में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है, तो वो आपका कौन सा था, वो आपका था कानपुर नगर। क्या, कानपुर नगर। सघन आबादी वाला, घनी आबादी वाला जिला सबसे ज्यादा कौन सा है आपका, गाजियाबाद है। क्या है, गाजियाबाद है। इस जिले में अवस्थित नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। क्या है, जो नोएडा है, जो नोएडा है वो क्या है, एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। जो नोएडा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर आप अभी आपने अभी तक सिर्फ सुना होगा कि नोएडा 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 नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
लेकिन आपको पता होना चाहिए, आज आप जान लीजिए अगर नहीं जानते, कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या है। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है इसकी? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे पूछा, एक आता है आपका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या हो जाएगा? ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे नोएडा की। और हाँ, ये जो फुल फॉर्म है नोएडा की, ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी भी जाती है। ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर में उठा करके देखा है, नोएडा की फुल फॉर्म आपसे पूछी भी गई है। ऐसे ये आपका गीडा, क्या है गीडा? तो गीडा का मतलब क्या हो जाएगा? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे क्या है? न्यू ओखला। अब हमारा आज का अंतिम जिला है, जो कि हमारा मेरठ मंडल का अंतिम जिला है। और यहाँ से हमारे कितने 3 मंडल आज समाप्त हो जाएंगे, जिसमें कि हमने अब तक की 18 जिलों के बारे में पढ़ा है। तो हमारा आज का अंतिम जिला है हापुड़। क्या है? हापुड़। हापुड़ का एक जिला एक उत्पाद क्या है आपका? तो हापुड़ का एक जिला एक उत्पाद है होम फर्निशिंग। क्या है आपका? होम फर्निशिंग। क्या है? होम फर्निशिंग। फर्निशिंग हो गया आपका। हापुड़ शब्द हायर से बना है। किससे बना है? हायर से बना है। और इसका अर्थ होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा। हापुड़ शब्द जो है हायर से बना है, और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? बगीचा। 2011 में बसपा सरकार ने हापुड़ को पंचशील नगर, क्या? पंचशील नगर नाम से एक नए जिले के रूप में गठित किया था। यानी कि जो हापुड़ जिला है, इसका गठन पंचशील नगर नाम से गठन किया गया था सन 2011 में। किसमें? बसपा सरकार के द्वारा। लेकिन सन 2012 में जब समाजवादी सरकार आती है, वो क्या है, इसका नाम बदल के क्या कर देती है? हापुड़। ये देखिए अगले पॉइंट में लिखा है कि 2012 में समाजवादी सरकार ने इसका नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। यानी कि अगर पूछा जाए हापुड़ का पुराना नाम क्या है, तो हापुड़ का पुराना नाम आपका है पंचशील नगर। क्या है? पंचशील नगर। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, या प्रमुख केंद्र किसके लिए? स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब, पापड़, और इन सब चीजों का क्या है? ये प्रमुख केंद्र। क्या? हापुड़। अगला है, ये वाला जिला हापुड़ जिला है, ये भी आपका एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इसमें शामिल है, एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे रैप अप करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और अपने दोस्तों को भी दें, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें कि आपसे उत्तर प्रदेश विशेष पूछता है एग्जाम में, उन लोगों को इसे शेयर करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो एग्जाम है आप देने जाएंगे, कोई भी प्रश्न इन पढ़ाई हुई क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो इसी अपने वादे के साथ हम और मेहनत करेंगे, और आपको भी मेहनत करनी है, तभी आप लोग सफलता पाएंगे। चाहे वो एग्जाम आपका यूपीपी हो, चाहे आपका यूपी लेखपाल हो, चाहे आपका यूपी वीडियो हो, चाहे यूपी पेट हो, सब में जो है आपका उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं। तो जहां जिस भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उन लोगों के लिए ये जो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन क्लास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, राधे।